नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मित्र रविंद्र विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोमैथ्स पर। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम जो परसेंटेज को बिलोंग करते हैं, यानी परसेंटेज से रिलेटेड है और उनका उपयोग हम उनको कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं, उनको इस वीडियो में हाथ पूरा देखेंगे। तो आपसे आशा है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था, कुछ मतलब बेसिक हमने कर लिया था। और आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें हम करेंगे क्या, आज हम करेंगे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 और एज इट इज करके मतलब 5 से 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए कंसेप्ट को समझिएगा। आप लोग कंसेप्ट समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। और आप भी कोशिश करिए करने की, मैं कर ही रहा हूं, बाकी आप भी आपके पेन और कॉपी ले लीजिए और आप भी साथ साथ में इनको करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बी से 40%, यदि ए बी से 40% अधिक है, एक्स्ट्रा है, और बी सी से 20% कम है, तो ए सी का क्या होगा, यानी ए रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, तो जैसा आपने रेशियो नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में बता देता हूं। रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का इट मीन्स क्या होता है, रेशियो मीन्स अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए रेशियो बी दिया है 2:3, क्लियर, और बी रेशियो सी दिया है हमारे पास 1:2, क्लियर है। ए रेशियो बी हमारे पास है 2:3 और बी रेशियो सी हमारे पास है 1:2। अब हमें इसमें देखना है, इसका कंबाइंड रेशियो बनाना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर ए रेशियो बी, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट नीचे क्या लिखना है, बी रेशियो सी। ये इसका बेसिक मेथड होता है। और फिर इसके आगे बी है तो बी लिख दीजिए, इधर भी बी है तो इधर भी क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, बी इधर और बी ही इधर। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे करता हूं इसको। ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है, क्लियर। बी रेशियो सी कितना है, 1:2 है। ठीक है, इधर 3 है तो यहां पर 3 एक्स्ट्रा, इधर 1 है तो यहां पर 1 एक्स्ट्रा। ठीक है, 3 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 3 2 जा होता है अपना 6, 3 दूना 6, और 3 का एक बार बोलेंगे तो 3 एकम कितना होता है, 3, और 2 का एक बार बोलेंगे 2 एकम कितना होता है, 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी हमारा जो कॉमन रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना आया, 2:3:6। तो ये जो मैंने छोटा सा आपको कंसेप्ट बताया है रेशियो का, इसका ही उपयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, यानी कि अधिक कौन है, ए है, क्योंकि देखिए ए बी से 40% अधिक है। आप इसको ऐसे समझिए, राम, जो राम है, श्याम से 40 किलोमीटर अधिक दौड़ता है। राम श्याम से 40 किलोमीटर क्या दौड़ता है, अधिक दौड़ता है। तो आप इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकाल रहे हैं कि जो राम है वो ज्यादा तेज दौड़ रहा है, किससे, अगर हम कंपेयर करें किससे, श्याम से। कितना प्रतिशत अधिक दौड़ रहा है, 40 किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, यहां पर यदि ए बी से 40% क्या है, अधिक है, यानी अधिक कौन हुआ, ए हुआ, और कम कौन है, बी है। क्लियर इतना। आगे क्या लिखा है, और बी सी से 20% कम है। बी सी से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। यानी कि यहां पर क्या है, जैसे कि मान लो यहां हमने तुलना करी थी, ये अपन ने इसको माना था राम, इसको माना था श्याम, और ये अपना श्याम है और ये अपना रोहन है। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है कि जो श्याम है वो रोहन से 20% कम है। जो श्याम है वो रोहन से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो हमें किस किस का रेशियो निकालना है, ए और सी का रेशियो निकालना है। क्लियर इतना। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले निकाल लेते हैं 40% क्या होता है। 40% तो यानी सिंपल सा 40 डिवाइडेड बाय 100%, मीन्स क्या होता है 1/100। 0 से 0 कट गई, 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना हो गया
10 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया 5। क्लियर इतना। अब क्या बोल रहा है वो, ए बी से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब ये हुआ कि बी जो है वो कम है और ए अधिक है। अर्थात जो 5 हुआ, मान लो ये 5 तो क्या है बी है, यानी बी का वैल्यू मान लो यहाँ पर कितना है 5, और ए का वैल्यू ज्यादा है, ए किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो ए इज इक्वल टू 5 और 5 तो ये और 2 और ए, 5 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। क्लियर। अर्थात बी का वैल्यू तो आ गया 5 और ए का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ये हमने किसका रेशियो निकाल लिया है, ए रेशियो बी। अर्थात ए रेशियो बी इज इक्वल टू आया अपना, ए का वैल्यू कितना है 7 और बी का कितना है 5। इतना क्लियर है। अभी हमने कितना सोल्व करा, केवल इतना ही करा है। अब आगे देखेंगे हम, और बी सी से 20% कैसा है, कम है। जो बी है वो सी से 20% कम है, तो बी की तुलना हो रही है किससे, सी से हो रही है। कम कौन है, बी है। कम है अर्थात घटा देंगे, ज्यादा है अर्थात क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम है का मतलब इट मीन्स 20% कम है, इट मीन्स क्या हुआ कि हम इसको बी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सी में से, ठीक है ना। तो 20% क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। 20% इज इक्वल टू 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, यानी कि यहां पर हुआ अपना 1/5। अगर 1/5 यानी कि अगर सी कितना है 5 है, तो बी कितना होगा, कम है ना, ये मान लो एक कम है यहां पर, तो बी इज इक्वल टू होगा यहां पर 5 - 1 इज इक्वल टू कितना होगा 4। ठीक है। अर्थात यहां से हमारा बी और सी का रेशियो क्या निकला, यहां से रेशियो निकला बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5। क्लियर इतना। यहां बी और सी का रेशियो कितना निकला 4:5। अगर ये 5 है, सी 5 है, तो बी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि बी सी से 20% कैसा है, कम है। अब हमें इनका कंबाइंड रेशियो बनाएंगे, ठीक है। अब कंबाइंड रेशियो बनाते हैं इनका डेली। तो ए रेशियो बी मैंने अभी जस्ट अभी बताया था आपको कैसे बनाएंगे। तो 7:5 लिखा, नीचे लिख देंगे 4:5। इधर 5 एज इट इज, इधर 4 एज इट इज। 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 5 25, 5 4 20 और 7 4 कितना हो जाए 28। ये अपना हो गया ए का, ये हो गया सी का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए रेशियो सी क्या होगा, तो ए रेशियो सी होगा अपना 28:25। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। क्लियर इतना आया समझ में। और इसके बाद में आगे देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का। अभी हमने फर्स्ट वाला करा, आपको आया होगा समझ में। देखिए दूसरा वाला, एक व्यक्ति का मासिक वेतन रुपए में 13,500 है और उसका मासिक खर्चा कितना है 9,000 रुपए है। अर्थात एक जो भैया है वो कमा लेते हैं कितने, 13,500 रुपए कमा लेते हैं, और खर्चा कितने कर देते हैं, उड़ा कितने देते हैं। जो उनका खर्चा है, फैमिली का खर्चा, जो भी सामान चाहिए, किसी को खिलौना चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, तो 9,000 रुपए का खर्चा कर देते हैं। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ गया, यानी कि उनका बॉस खुश हुआ और उनका वेतन कितना बढ़ा दिया उन्होंने, 14% बढ़ा दिया। और उसका खर्चा भी कितना बढ़ गया, 7% भी बढ़ गया, यानी डिमांड और ज्यादा हो गई भैया। इधर खर्चा, इधर सैलरी बढ़ी और बीवी ने इधर ऑर्डर दिए कि भैया हमको तो और सामान चाहिए, तो इसलिए उनका जो खर्चा है वो कितना प्रतिशत बढ़ गया, 7% खर्चा बढ़ गया। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है बचत में। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका जो वेतन कितना है 13,500, ठीक है, ये क्या है अपना वेतन है। अब उसके बाद में खर्चा कितना है उसका 9,000, ये क्या है उसका खर्चा। सेविंग कितनी है उसकी, बचा कितना रहा है वो 4,500 रुपए क्या कर रहा है, बचत, यानी इतने उसने बचाए हैं। कब बचाए हैं, जब उसकी सैलरी थी कितनी 13,500 रुपए और खर्चा हो रहा था कितना 9,000 रुपए, तब वो कितने बचा रहा था 4,500 रुपए बचा रहा था। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ गया, यानी जो उसका वेतन है वो कितना बढ़ गया, 14% वेतन बढ़ गया, और उसकी जो उसका खर्चा है वो 7% खर्चा भी बढ़ गया। तो यहां देखेंगे हम कि अगर 13,500 का 14% बढ़ा है, 13,500 पे कितना बढ़ा 14%, तो कितना की वृद्धि हुई इसमें, 100 से भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। 14/5 पे कितना होता है
70 का 0, कैरी 7 बचा, 14 3 जा 42, 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 49, 49 का 9 और 4 बचा कैरी, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा अपना 18 होगा। ठीक है ना। तो ये इतना एक्स्ट्रा क्या हुआ, उसको सैलरी में वृद्धि हुई, यानी 1890 रुपए उसको क्या मिल रहे, अतिरिक्त मिल रहे। किसको, इस व्यक्ति को। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको मिल रहा था कितना 13,500 रुपए और अतिरिक्त कितना मिला 8,900 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 9 में 0 जोड़ा तो 9, ठीक है ना। 8 में 5 जोड़ा तो कितना 13 का 3, 1 कैरी बचा, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी जो उसकी गलत जोड़ दिया क्या अपन ने 13,500 रुपये। 0 में 0 जोड़ा तो 0, 9 में 0 जोड़ा तो 9, 8 में 5 जोड़ा तो 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो अपना आएगा 13 का 3, 1 कैरी बचा, 1 में 3 जोड़ा तो अपना आया 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, ठीक है ना, और 1 एज इट इज 15,390 रुपए। ये क्या है, ये इसकी सैलरी, यानी बढ़ने के बाद सैलरी कितनी है 15,390 रुपए, ठीक है ना। तो ये सैलरी में वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की, 14% की। और उसके जो खर्चा है उस खर्चे में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 7% की। पहले खर्चा कितना हो रहा था इसका 9,000 रुपए हो रहा था, अब खर्चा कितना हो रहा है तो हम निकालेंगे 9,000 का 7% खर्चा है तो 7 लिखा ऊपर, नीचे लिख देंगे 100, ये कट जाएगी 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगी, 9 7 जा 63 और 0, यानी 630 रुपये अतिरिक्त खर्चे हो रहे उसके। 9,000 तो पहले हो रहे थे, अतिरिक्त तो होके यानी ये भी जुड़ जाएंगे, इतने एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे 7% बढ़ने के बाद। तो यहाँ 9,000 में हम जोड़ देंगे कितना 630, तो यहाँ हो जाएगा अपना 9,630 क्या हो रहा है इसका खर्चा हो रहा है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि पहले उसकी सैलरी थी 13,500, अब बढ़ गई है सैलरी उसकी कितने परसेंट, 14% बढ़ गई है। तो सैलरी कितनी हो गई है उसकी 15,390, 13,500 से अब सैलरी हो गई है 15,390 रुपया, ठीक है ना। और खर्चा हो रहा था पहले 9,000 और अब खर्चा हो गया कितना 9,630 रुपया, यानी पहले कितने बच रहे थे 4,500 रुपए और अब कितने बच रहे 15,390 में से 9,630 घटा देंगे, 15,390 माइनस कर देंगे अपन कितना 9,630, ठीक है ना। तो ये हम माइनस करेंगे, 0 9 3 गया तो 6 बचा, इधर अपना एक कैरी आया 13 बना, 13 में से 6 गया तो अपना बचा 7, ठीक है ना। और इधर अपना 14 बचा तो 9 में से 14 में से 9 गया तो अपना बचा यहाँ पर 5, ठीक है ना। कितना आया 5,760 रुपए, यानी जो इनका जो डिफरेंस आया है इन दोनों का अपन ने घटाया है। पहले बच रहे थे इसको कितने 4,500 रुपए, अब बच रहे कितने 5,760 रुपए की बचत हो रही है। समझ में आया इतना। स्पेस करनी पड़ेगी इसके लिए हमें, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। इस सवाल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इतने में तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले कितने बच रहे थे, पहले पहले बच रहे थे अपने 4,500 बचत, ठीक है ना। अब कितने बच रहे हैं, अब बच रहे हैं उसको 5,760 रुपये, ठीक है। 4,500 की बचत पहले थी, अब बच रहे हैं 5,760 रुपये। अब हमें देखना है कि इसमें क्या लिखा है लास्ट में। देखिए प्रश्न में खर्चा बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि देखनी है, यानी कि पहले उसकी बचत थी कितनी 4,500, अब बचत हो गई कितनी 5,760। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 5,760 में से 4,000 घटा देंगे हम, 4,000 कितना 500 घटा देंगे तो इधर अपना 0, इधर बचेगा अपना 6, इधर 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि बचत भैया यहाँ फिलहाल में कितने हो रही 1,260 रुपए की बचत हो रही है। तो यहाँ 1,260 रुपए की बचत हो रही है, किस पे हो रही है, ये 4,500 रुपए पे हो रही है। यानी कि जो 1,260 रुपए की बचत है वो कितने रुपए पे हो रही है 4,500 पे। पहले 4,500 कमा रहा था,
अर्थात हम कह सकते हैं कि 4500 कमा रहा था और 7% बढ़ने के बाद वो 1260 रुपए और कमा रहा है, 1260 रुपए क्या कमा रहा है वो और कमा रहा है। तो यानी कि 1260 की वृद्धि हुई है, ये हुई है अपनी 4500 रुपये पर। तो यानी कि 4500 पर 1260 की वृद्धि मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करा है? क्योंकि आपको पता है हमें परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ है। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। हम इसको 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 3 4 जा होता है 12, 3 2 जा 6 और यहाँ 0, फिर 3 से काट देंगे इसको, 3 5 जा 5 से काट देते, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ठीक है, 2 बचा, 5 4 जा कितना होता है 20, फिर 3 से काट देते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 से 2 बचा इधर, तो 2 बचा तो 24, तो 3 8 जा कितना होता है 24%। अर्थात इसका जो वृद्धि हुआ है, इसका जो वेतन बढ़ के 7% हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि कितने परसेंट की हुई है? यहाँ पर 28% की क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि हो गई। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे देखिए, अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगला वाला तो बहुत ही इजी है। तो आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 296 अंक की आवश्यकता है ना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 296 अंक चाहिए। एक छात्र को 259 अंक मिले, एक छात्र को कितने अंक मिले? 259 अंक मिले, और उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। अब ये तो गलत बात है, उसको भैया इतने चाहिए थे, इतने मिले, तो उसको क्या कर दिया? अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। यानी सीधा सीधा अर्थ ये है कि परीक्षा में पास होने के लिए 296 अंक चाहिए थे, वो भैया लाया कितना? 259 नंबर, तो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। उस छात्र को मिले अंक और उत्तीर्णांक, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 500 अंक, उत्तीर्णांक 5% है। यानी कि उस छात्र को अंक मिले, अंक और उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत है? 5% का अंतर था। याद करिए कि परीक्षा कुल कितने अंक की थी। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से समझिए क्या लिखा है। देखिए कितने चाहिए, यहाँ लिखेंगे हम चाहिए कितने? 296 अंक, ठीक है ना। भैया लाया कितना? तो भैया लाया, ठीक है ना। भैया कितना नंबर लाया? 259, 259। कितने नंबर लाया वो? कौन जो भी लाया है वो, ठीक है। अब कितने नंबर से फेल हुआ ये भी देख लेते कि भैया इतनी और मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, तो ये क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना। पर क्या करे, फेल होना था इनको, फेल हो जाओ। देखिए इधर 6 में 9 नहीं गया तो 1 कैरी लिया, 9 से 1 लिया ना, ठीक है ना। तो इधर 16 में से 9 गया, कितना में से? 16 में से 9 गया, तो बचा अपना कितना? 7 बचा, ठीक है ना। इधर 8 में से 5 गया तो बचा 3, इधर 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0। यानी उसको 37 नंबर से वो क्या हो गया है? फेल हो गया। ये भैया थोड़ी और मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, लेकिन नहीं, मस्ती करनी है, ठीक है ना, खेलने जाना है, क्रिकेट खेलना है, इनको सब कुछ करना है, लेकिन मेहनत नहीं करनी है। तो ये कितने नंबर से फेल हुआ है? यहाँ पर 37 नंबर से, ठीक है ना। तो ये 37 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। अब क्या लिखा है, ये तो हमने देख लिया कि वो 37 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। उस छात्र को मिले अंक और उत्तीर्णांक प्रतिशत में 5 का अंतर था। यानी कि ये जो 37 है, ये टोटल अंतर कितने परसेंट का है? 5 का अंतर था। याद करिए कि परीक्षा में कुल कितने अंक की आवश्यकता थी, हमें निकालना है कि परीक्षा में कुल कितने अंकों की आवश्यकता थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए 37 नंबर उसको क्या करने थे? और लाने थे, और अंतर कितने का आया? 5% का अंतर आया। तो यानी कि 37/5 मल्टीप्लाई बाय परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है ना। तो 37 बट्टे कितना? 5 गुणा 1/100 है, तो ये 100 पलट के इधर चला जाएगा तो अपना हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है ना। इधर कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, यानी कि 37 का गुणा हम कर देंगे 20 में, तो 37 दूना कितना हुआ? 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 1 7 और 0 एज इट इज नंबर। 440 नंबर का क्या था उनका पेपर था, ठीक है ना। कितने नंबर का पेपर था? टोटल 440 नंबर का पेपर था।
तो यहाँ पर आपने 3 क्वेश्चन देखे, हमने तीनों क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए लिए हैं ताकि आपका लेवल इसमें पता चल जाए कि भैया क्वेश्चन अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं। और भी क्वेश्चन है तो हम आगे इनको साफ करके देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या बोलते हैं। बाकी आपको इतना समझ में आया है, आशा है कि आपको इतना जरूरी ही समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन देखिए, अभी बनाना नहीं अच्छा ही देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा लगेगा और आपको इसके कंसेप्ट पे क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी को कुल बिक्री पर 9% का क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। यदि एक व्यापारी को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन दिया जाता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है, तो व्यापारी कुल 6,000 रुपये क्या कर लेता है, कमाता है। तो व्यापारी कुल 6,000 रुपये कमाता है तो बिक्री ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इसको समझिए, कंसेप्ट समझिए। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, मान लो कोई सा व्यापारी 10,000 रुपये कमा रहा है, मान लो 50,000 कमा रहा है। किसी व्यापारी को कुल बिक्री पर 50,000 की बिक्री करी उसने, तो 9% क्या दिया गया, उसको कमीशन दिया गया, यानी 9% उसको कमीशन दिया, यानी 50,000 मिल रहे थे, 9% का और कमीशन दिया उसको। तथा 20,000 से ऊपर बेचा उसने, यानी कि 20,000 से ऊपर कितने का बेचा उसने, 30,000 का सामान बेचा, तो 30,000 पर 1% का बोनस दिया गया। तो कुल रुपये 6,000 कमा लिए उसने, तो उसकी टोटल बिक्री हमें याद करनी कि उसने कितने रुपए का सामान बेचा है। तो देखिए, तो यहाँ इसको हम बेसिक से करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखे तो इनको बेसिक से ही करिए, क्योंकि अगर आप इनको ट्रिक में करोगे या ट्रिक से करोगे तो आप उलझ जाओगे और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 50,000 का सामान खरीदे तो इसका आंसर 50,000 नहीं है। अभी देखिए कैसा आएगा आंसर। यदि एक व्यापारी को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन दिया जाता है, तो मान लीजिए, माना कि कुल बिक्री कितनी है, x रुपये मान लेते हैं ना, मान लो, मैथ्स में तो मानना ही है, ठीक है ना। माना कि उसकी कुल बिक्री कितनी है, x रुपये है। अब क्या बोल रहे हो कि x पर 9% का कमीशन दिया गया उसको, तो x पर 9% का कमीशन दिया गया है, तो x पर यानी x का 9%, समझ में आया कि नहीं इतना। यदि एक व्यापारी को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन दिया गया है, यानी उसको x पर 9% का कमीशन दे दिया है, इतना समझ में आया। तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करने पर अगर प्लस करेंगे, अगर वो x माइनस क्या करेगा, 20,000 करेगा, तो उसको 1% का क्या मिलेगा, बड़ा 1% का उसको मिलेगा कमीशन। और वो टोटल कितने रुपए कमाता है, 6,000 रुपये कमा लेगा। देखिए यहाँ पर x माइनस 20,000 इसलिए करा है, क्यों करा है, देखिए समझिए। मान लो कि वो कितना कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है। मान लेते हैं हम कि वो कितना कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, और 20,000 कमा रहा है तो उसको 20,000 पर 1% का कमीशन मिलेगा क्या, उसको नहीं मिलेगा। अगर वो 20,000 से 1 रुपया भी ज्यादा कमा रहा है, यानी 20,000 1 रुपया भी कमा रहा है, तो उसको जो 1 रुपया है, 1 पर 1% का कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो 10 रुपये ज्यादा कमा रहा है तो उसको 10 रुपये पर 1% का कमीशन मिलेगा। अगर मान लो वो यहाँ पर कमा रहा है कितने, 40,000 कमा रहा है, ठीक है ना, एज्यूम कर रहे हैं पर मान रहे। अगर वो 40,000 कमा रहा है तो 40 में से 20 गया तो यानी 20,000 बचे, यानी 20,000 पर कितने % का कमीशन मिलेगा उसको, 1% क्या मिलेगा उसको, बोनस अंक मिलेंगे। अर्थात सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वो x कमा रहा है, कोई सी भी धनराशि कमा रहा है, अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो उसको 1% का क्या मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा। और जो भी बोनस अंक मिलेगा वो टोटल बिक्री में क्या हो जाएगा, अपना जुड़ जाएगा। टोटल बिक्री अपन ने क्या मानी है, x मानी है, और x का 9% में ये बोनस अंक भी जुड़ जाएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उसकी बेसिक बिक्री ज्ञात हो जाएगी, यानी उसने कितने रुपए का सेलिंग करा है, ठीक है ना। तो देखिए यहां लिखेंगे x का 9%, ठीक है ना। देखिए मैं ऐसा करता हूं, 9x% लिख दूं क्या, 9 का गुणा xm कर दिया, 9x% प्लस इस 1 का गुणा xm कर दूं क्या, ये ब्रैकेट के बाहर है x, तो बेचारा ये भी बोल रहा है कि यार मेरे को मिला लो। तो मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई सी भी चीज लगी रहती है तो उनका गुणा सीधा सीधा अंदर हो जाता है, ठीक है ना। तो 1% का वैल्यू xm कर देंगे, तो यहाँ पर x% माइनस इस 20,000 का गुणा भी 1% में हो जाएगा, अर्थात 20,000
मल्टीप्लाई बाय 1% इज इक्वल टू 6,000 रुपये। क्लियर है इतना? आगे देखिए, अब क्या होगा, ये 9x% प्लस x%, या 9x में ये एक x जुड़ गया तो हो गया अपना 10x%, माइनस इस 20,000 का 1% कितना होता है, तो सीधा सीधा है वो तो 0 कट जाएगी, पर कैसे कटेगी देखिए, 20,000 लिखा मैंने एज इट इज, ठीक है ना, 1% है अर्थात 1/100, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना है 6,000। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 इधर भी काट देते हैं, तो यहाँ पर 10x% इज इक्वल टू कितना हो गया अपना इधर 200 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना 6,000 है, ठीक है। तो 10x% इज इक्वल टू 6,000 प्लस 200 सॉरी 20 कटेगी 200 बचेगा, तो 10x% इज इक्वल टू अपना कितना है 6,200, ठीक है। इस 6,000 में हमने 200 जोड़ा तो 6,200 आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया इधर, x% इज इक्वल टू 0 से 0 कट गई 620, तो यहाँ पर आ जाएगा x% अर्थात 1/100 मल्टी इज इक्वल टू 6,620, यानी x इज इक्वल टू इस 100 का गुणा हो जाएगा 620 में, तो 620 में 2 0 और लगा देंगे, तो अपना कितना आ गया 62,000, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, x का 62,000 वैल्यू आ गया है, ठीक है। ऑप्शन में है क्या इसका, ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं हमने कहाँ गलती करी। x का 9% प्लस x माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1% इज इक्वल टू 6,000। 9x और ये x जुड़ा तो कितना हुआ 9 और 1 10x, ठीक है ना। 20,000 का 1% निकाला तो 2 0 थी, 2 0 कट गई, कितना बचा अपना 200 बचा, ठीक है ना। तो 10x% माइनस 200 इज इक्वल टू 6,000, तो 10x% माइनस 200 इज इक्वल टू कितना है 6,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10x%, ये माइनस का 200 है, ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, भारत से पाकिस्तान जाएगा तो इसका किराया लगेगा, तो ये माइनस से किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6,000 से ये इधर गया 200 तो प्लस में हो गया, प्लस का 200 हो गया, ठीक है। अब 10x बराबर 6,000 प्लस 200, तो 10x% इज इक्वल टू हो गया 6,200, x% इज इक्वल टू हो गया 620। हमें वैल्यू निकालना है किसका, x का, इसलिए हमने परसेंटेज को हटा के 1/100 लिखा, 1/100 इज इक्वल टू 620 हुआ, x लिखा एज इट इज, इस 620 का गुणा इस 100 में कर दिया तो अपना आ गया 62,000, अर्थात हमारे ऑप्शन यहाँ पर कैसे हो गए, ये गलत हो गए, तो यहाँ पर हम इसको 62,000 कर देते हैं, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 62,000 रुपए आ गया है, ठीक है। अब हमें आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, जैसे कि मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूँ कि अपना आंसर सही है या गलत है। हम जो x की वैल्यू वो यहाँ पर रख देंगे सीधा सीधा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 6,000 के बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ हम रखेंगे x का वैल्यू, यहाँ x गुणा कितना है 9,000 है, तो 6,200 गुणा 9% प्लस प्लस कितना है, x का वैल्यू है 62,000, x का वैल्यू 62,000 है, ठीक है ना, 6,200 नहीं सॉरी, x का वैल्यू है 62,000 माइनस 20,000 1%, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए 6,000 आना चाहिए, तो यहाँ पर 6,200 नहीं 62,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9/100 प्लस 62,000 में से 20,000 गया, तो देखिए इधर 0 0 3 0 तो ऐसी चीज आ गई, 1 2 3 0, ठीक है। 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1%, तो 0 से 0 काट देंगे, ठीक है ना। अब 9 का गुणा 0 में करा 0, 9 दूना 18 के 8, 1 कैरी बचा, 9 छंग 54 और 1 हो गया अपना 55 प्लस ये 42,000 है, 42,000 का 1% निकालेंगे हम, तो 1/100 कर देते हैं इसका, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 मैंने इधर भी काट दिया। अब देखिए 420 में जोड़ना है, किसमें जोड़ना है 420 को 5,840 में, तो 5,840 में देखिए 0 में 0 जोड़ा तो 0, 8 में 2 जोड़ा तो 10 का 0, 1 कैरी बचा, 5 में 4 जोड़ा तो 9 और 1 कितना हो गया 10 का 0, 1 कैरी बचा,
5 और 1 कितना आ गया 6, यानी कि देखिए इसका जो टोटल कमाई आ गई, ठीक है ना, टोटल कमाई कितनी आ गई 6,000 रुपये आ गई, यानी उसने बेचे थे कितने 62,000 रुपये की बिक्री थी उसकी, तो टोटल कमाई कितनी हो गई उसकी 6,000 रुपये हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार उसने कितने कमा लिए है 6,000 रुपये कमा लिए। तो देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार हमारा आंसर सही है गलत है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ऐसा करके ना देख लीजिए, यहाँ हमने सिंपल से x का वैल्यू रखा और x का वैल्यू रखने के बाद ये 6,000 के बराबर आ गया, अर्थात हमारा आंसर सही है, ऑप्शन हमारा कैसा था गलत था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 62,000। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं अभी तक और आने वाले भी एग्जाम्पल रहेंगे, उस एग्जाम्पल आने वाले एग्जाम्पल के बेस पर हमने कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा मैं पहले आपको, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन में आपको उस कंसेप्ट के बेस पर समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में जो वीडियो बनेगा इस वीडियो के बाद में वो आई थिंक कि लास्ट वीडियो होगा परसेंटेज के ऊपर। वैसे हम परसेंटेज के ऊपर हजारों वीडियो बना सकते हैं, कितने ही वीडियो बना सकते हैं, कभी परसेंटेज का पार नहीं है, क्योंकि जब भी एग्जाम कंडक्ट होती है तो कितने ही प्रकार के परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें केवल कंसेप्ट समझना है। तो देखिए आज का हमारा कंसेप्ट क्या है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। प्राइस का मतलब क्या होता है, कीमत होता है, कीमत, इसको ध्यान से समझिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा ये लेवल भी हाई रहता है, ठीक है ना। प्राइस का मतलब क्या होता है, कीमत होता है। कंजप्शन का मतलब होता है खपत, खपत। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। प्राइस का मतलब होता है कीमत, कंजप्शन का मतलब होता है खर्चा और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, सॉरी इसका मतलब खपत और खर्चा, ठीक है। कीमत क्या होती है, किसी भी वस्तु की, यहां लिखेंगे हम, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं पहले। किसी भी वस्तु की तय की गई वैल्यू, वैल्यू अर्थात कीमत वही, ठीक है ना। किसी भी वस्तु की तय की गई वैल्यू। देखिए यहाँ पर ये पेन है, ये वस्तु है, इसका मैंने वैल्यू तय करा है 5 रुपया, ठीक है ना। कितना तय करा है मैंने इसका 5 रुपया, वैसे 5 रुपये, ठीक है ना, 5 रुपये मैंने इसका क्या करा, तय करा है। तो अर्थात आप समझ सकते हो कि कीमत का मतलब क्या हुआ, किसी भी वस्तु की तय की गई वैल्यू। ये 5 रुपए की है तो 5 रुपए की, ठीक है। कंजप्शन अर्थात क्या होता है, खपत। खपत का अर्थ होता है वस्तु का या फिर पेट्रोल, डीजल हो गया अपना, ठीक है ना, डीजल, कोई सा भी मतलब खपत होना है ना, खत्म होना, डीजल खत्म होना, ये सब क्या है, अपनी खपत है। जैसे मान लो कि ये मैंने एक पेन का क्या कर दिया, खपत कर दी है। एक पेन की खपत का मतलब ये हो कि मैंने एक पेन क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। अर्थात मैंने ये बोट लिया है, तो एक बोट लिया है तो ये मेरी खपत है। ये बोट मैंने अगर लिया है तो ये मेरी क्या है, खपत है। और मैंने कितने में लिया है, ये क्या है, इसकी कीमत है, ये क्या है, इसकी कीमत है। और कितने में टोटल, जैसे मान लो कि मैंने 5 पेन लिए, ठीक है ना, मैंने कितना पेन लिया, 5 पेन लिए है। और 5 पेन क्या है, ये पेन जो है मेरी क्या है, खपत है। पेन लेना मेरी खपत है, समझ रहे हो आप, पेन लेना क्या है, खपत है। और कीमत अर्थात एक पेन 5 रुपए का है, एक पेन कितने का है, 5 रुपए का। तो 5 पेन कितने रुपए के आएंगे, 25 रुपए के आएंगे। तो जो 25 रुपए आया है वो क्या होगा, मेरा खर्चा होगा। 25 रुपए जो आया है वो क्या होगा, खर्चा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि एक्सपेंडिचर, खर्चा बराबर होता है अपना प्राइस अर्थात कीमत, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर यानी खपत, यानी कि यहां पर हो गया अपना कंजप्शन, सॉरी कंजप्शन। ये क्या होता है अपना खर्चा। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, यानी कि हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर बराबर हुआ अपना कितना, P इंटू C। समझ में आया इतना, क्लियर है इतना। देखो एक एग्जांपल लेते छोटा सा। एक व्यक्ति पेट्रोल 5 लीटर डलाता है। कितना डलाता है, 5 लीटर डलाता है। पेट्रोल की कीमत कितनी है, पेट्रोल की कीमत
है कितने रुपए, 100 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर। अभी तो कितना है 110 है, तो हम यहाँ 100 ही लिखते हैं। 100 रुपये क्या है इसकी लीटर, इसकी क्या है कीमत है। तो यहाँ पर हमें निकालना है खर्चा कि टोटल कितने रुपए का खर्चा आया उसको। देखिए खपत कितना कर रहा है वो 5 लीटर की, तो खपत अर्थात 5 लीटर की खपत है। कीमत कितनी है पेट्रोल की, 100 रुपये लीटर, अर्थात 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना खर्चा आएगा उसका, 500 रुपये क्या आ गया इसका खर्चा आ गया। समझ में आया इतना। तो हमने क्या निकाला है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। ठीक है, अगर आपके पास दो वैल्यू दी रखी रहे कि अर्थात परसेंटेज में क्या होगा, नॉर्मल से आपको दो वैल्यू दे के रखेंगे कि इतने में इसका मतलब पहली कीमत में 40% की वृद्धि है, दूसरी कीमत में 20% की वृद्धि है, तो आप उनका ये बताइए कि एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा कितना हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखिए, मान लो ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चा 1 इज इक्वल टू है P1 इंटू C1। ये अपने पास एक इक्वेशन दी है, ये अभी मैं यहां से आपको समझाऊंगा, इसको आप ध्यान से रखिए, फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 1 इज इक्वल टू है P1 इंटू C1, प्राइस 1 इंटू कंजप्शन 1, यानी कि कीमत 1 इंटू खपत 1। हमें इसकी तुलना करना है एक्सपेंडिचर 2 इज इक्वल टू प्राइस 2 मल्टीप्लाई बाय कीमत 2, प्राइस 2 मल्टीप्लाई बाय खपत 2, कीमत 2 मल्टीप्लाई बाय खपत 2। तो हमें निकालना है इन दोनों के आपस में क्या करनी है, तुलना करनी है। देखिए ये एक्सपेंडिचर, यहां पर भी एक्सपेंडिचर, तो मैं एक्सपेंडिचर की जगह ये इस वाले एक्सपेंडिचर की जगह ये वाली वैल्यू यहां पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, रख दूंगा। तो अर्थात यहाँ P1 इंटू C1 तो था ही सही, मैंने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, अर्थात P2 इंटू कितना आ गया, C2 आ गया। समझ में आया कि नहीं, यानी कि प्राइस कीमत गुणा खपत 1 बराबर कीमत 2 गुणा खपत 2। ठीक है, तो हमें निकालना है। देखिए ये P1 तो यही रहेगा, ये P2 अपॉन के नीचे आ गया, यानी P1 अपॉन P2 बराबर रहेगा अपना किसके, C2 अपॉन C1 के। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई किसी वस्तु की पहली कीमत है 5 रुपए, है ना, पहली कीमत क्या है 5 रुपए है, और दूसरी कीमत है उसकी 7 रुपए, तो उसका कंजप्शन ज्ञात करिए यानी खपत ज्ञात करिए। तो उसकी खपत कितनी होगी, P1 पर 7 खपत और P2 पर कितनी खपत होगी, 5 खपत। समझ में आया इतना, यानी कि ये क्या होता है कि अपना जो प्राइस है वो खपत के उल्टा होती, क्या होती है, उल्टा होती। अगर प्राइस है P1 P2 तो खपत रहेगी अपनी C2 C1। ठीक है, अगर प्राइस है 5 और 7 तो अपनी खपत रहेगी 7 और 5, 3 और 2 है तो 2 और 3, 4 और 5 है तो 5 और 4। तो ये हमने क्या देखा है कि एक्सपेंडिचर बराबर P1 इंटू C1 था और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू था P2 इंटू C2। हमने इसको चेंज करा है इसमें, इस फॉर्म में। यहां से हमें निकला प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, यानी कि ये क्या निकला, इसका रेशियो हमने निकाला है। अब देखेंगे आप लोग कि मान लो अगर हमारे पास क्या क्या दिया रहे, हमें दिया रहे प्राइस दी रहे और हमें एक्सपेंडिचर दिया रहे और हमें निकालना रहे क्या, खपत निकालनी रहे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, अलग इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ये एक आप याद करिएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये हमें आगे वाले क्वेश्चन में हमें यूज में आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला आपको कि अगर हमारे पास क्या दिया रहे कि हमारे पास दिया रहे प्राइस दी रहे और एक्सपेंडिचर दिया रहे, यानी खर्चा दिया रहे और कीमत दी रहे, और हमें निकालना हो क्या, कंजप्शन निकालना हो, यानी खपत निकालनी हो। कैसे निकालें, मैं 2 लिखते हैं। देखिए हमें C का वैल्यू निकालना है। यहाँ एक्सपेंडिचर 1 इज इक्वल टू क्या है, प्राइस 1 मल्टीप्लाई कंजप्शन, यानी ये खपत निकालनी है। तो C तो यही रहेगा, ये जो P1 है एक्सपेंडिचर 1 के नीचे चला जाएगा, यानी EX1 अपॉन क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, यानी C का वैल्यू कितना आ गया, EX1 अपॉन P1। सेम केस यहाँ पर C का वैल्यू निकालना है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा EX2 अपॉन P2। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेस पर। ठीक, अगर कोई व्यक्ति 400 रुपये खर्च करता है, 400 रुपये क्या करता है, खर्च करता है 200 रुपये कीमत की चीज पर, 200 रुपये कीमत की वस्तु पर, तो उसका क्या ज्ञात करिए आप, खपत ज्ञात करिए।
खपत निकालिए, ठीक है ना। अब देखिए 400 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर कितना है, 400 रुपया है। 200 रुपये क्या है उसकी कीमत है, वस्तु की कीमत कितनी, 200 रुपये है। तो खपत कितनी हुई उसकी, कट गया 2 दूना 4 यानी 2। कितनी खपत हुई इसकी, 2 खपत हुई। यानी आप समझिए, देखिए मैं पेन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आप मार्केट में गए, आप 500 रुपये लेके गए, आप 500 रुपये क्या लेके गए, 500 रुपये लेके गए और आपने 25 पेन खरीदे। तो मैंने यहाँ सीधा सीधा आपको बता दिया कि आपने कितने पेन खरीदे, 25 पेन आपने खरीदे। तो एक पेन आपको कितने रुपए में पड़ा, आप 500 रुपये लेके गए हैं, आपने 25 रुपये का एक पेन खरीदा है, या फिर 25 पेन खरीदे हैं, तो आपने एक पेन कितने का खरीदा है, 20 रुपये का आपका एक पेन पड़ा है, ठीक है। यानी आप 20 पेन लाए। देखिए यहाँ इसको ऐसे समझिए आप, आशा है आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला कि C इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर 1/P1 और C इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर 2/P2। अब हमें वैल्यू निकालना है, इन दोनों को कंबाइंड रेशियो बनाना है। एक रेशियो के थ्रू हम इनको समझ लेते हैं कि रेशियो क्या बनेगा। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर C है। काम करता हूँ मैं, इस C की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों C की वैल्यू क्या है, C इज इक्वल टू है अपना एक्सपेंडिचर 2/P2 और C इज इक्वल टू है अपना एक्सपेंडिचर 1/P1, ठीक है ना। तो मुझे वैल्यू निकालना है किसका, इन दोनों के कंबाइंड रेशियो बनाना है। तो C का वैल्यू, ये जो C है इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा। तो यानी कि एक्सपेंडिचर 1/P1 इज इक्वल टू होगा अपना एक्सपेंडिचर 2/P2। ये अपने क्या बन गए, 2 फॉर्मूले बन गए, एक फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। और ये तीसरा कहाँ गया, ये भाई साहब ये रहा, यानी कि ये 1 और ये हो गया अपना 2 और ये हो गया अपना 3। तो इन 3 फॉर्मूले के बेस पर हम अभी देखिए क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है ना। यानी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम इन 3 फॉर्मूले की मदद से कर देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ऐसा पूछ ले कि आपका खपत इतना है, खपत दी रहे और आपका खर्चा दिया रहे और आपको पूछ ले क्या प्राइस पूछ ले, तो हम P से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, केवल आपको याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, यानी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, ठीक है। खर्चा बराबर क्या होता है अपना कीमत गुणा खपत, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो कंसेप्ट समझा है उसके बेस पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन देखिए, यदि शक्कर की कीमत में 30% की कमी आती है तो खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए कि खर्चा समान रहे, ठीक है ना। अगर कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ रही है, 30% की सॉरी कमी आ रही है। यदि शक्कर की कीमत में 30% की क्या आ रही है, कमी आती है, तो खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए कि खर्चा कैसा रहे, समान रहे। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 30% क्या है, कमी है शक्कर की कीमत में, तो यहाँ लिखेंगे कीमत में कमी। देखिए मैं समझाने के लिए आपको ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कीमत में कमी कितने की आई है, 30%। 30% अर्थात 30/100 अर्थात 3/10, यानी पहले 10 थी तो कमी होके कितना हो गया 7, यानी न्यू ये है 7, यानी क्या करा, पहले देखो 10 थी तो कमी आई 30% की, तो 10 में से 30 गया तो कितना बचा, 10 में से 3 गया तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक है ना। और यहाँ से जो 10 है वो क्या है अपना ओल्ड है, यानी 10 पे 30% की कमी तो 7 आया, ठीक है ना। तो खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे देखिए प्राइस का रेशियो हमें मिल गया क्या 10/7, पहले 10 थी अब कितनी हो गई 7। कंजप्शन जो अपना खपत होता है, खपत क्या होती है, देखिए प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होता है, खपत होती है। यानी ये P1 क्या है 10 है, P2 क्या है 7 है, तो जो P1 लिखा उसके बराबर C2 लिख देंगे, अर्थात कंजप्शन क्या हो जाएगा, इधर 7 उल्टा और यहाँ पर हो जाएगा 10। समझ में आया तरह, ठीक है। तो पहले कितनी खपत हो रही थी 7 और अब कितनी हो रही है 10 की खपत हो रही है, तो ये कितना प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए कि खर्चा समान रहे, तो ये देखना हमें। देखिए 7 में से 10 गया, यहाँ लिखेंगे देखो पहले कितनी थी 7% की थी, ठीक है ना। पहले 7 था, पहले खपत 7 थी,
अब कितनी हो रही है? 10 हो रही है। तो कितनी अधिक हो रही है? तो 10 माइनस 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय कितना लिख देंगे? 100। तो यहां पर हो जाएगा 10 में से 7 गया, कितना बचा अपना? 3 बचा। अपोन में कितना? 7 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 7 लिखा है। तो इस 3/7 को हम लिखेंगे क्या? 3/7 लिख दूं क्या मैं इसको? कुछ प्रॉब्लम है? मैंने क्या करा है, इस 100 को हटा के क्या लिख दिया है मैंने? परसेंट, सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम 3/7 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 100 है। तो यहाँ लिखेंगे 3/3 इंटू 100 बटे कितना? 7। तो ये 1/7 परसेंट का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, 1/7 का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में? तो 3 इंटू 14 2/7%, ठीक है। तो हम 3 का इंटू 6 में 2 में करेंगे और 3 का इंटू 14 में भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 42 और 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 6/7%, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अर्थात यहाँ पर तो खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए कि खर्चा समान रहे? तो उसको खपत बढ़ानी चाहिए 42 सही 6/7%। अगर वो खपत बढ़ा देता है तो उसका खर्चा कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाली वीडियो के लिए हमें बताइए कि हमें और किसके ऊपर कौन से कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हम आगे आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहे। और परसेंटेज का एक और वीडियो बचा है जो हमारा लास्ट होगा, और उस लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन की धुआंधार बारिश होगी और उन क्वेश्चन को आपको करना